हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। पहले संसद के विशेष सत्र का सरप्राइज और फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में महिला आरक्षण बिल का सरप्राइज। मोदी सरकार ने महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण बिल के साथ संसद के नए परिसर में कामकाज की शुरुआत की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक ये तारीख इतिहास में अमर हो जाएगी। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर सुगबुगाहट विपक्ष ने पहले ही महसूस कर ली थी और सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने इसकी मांग भी रख दी थी। अब संसद में बिल आने के बाद क्रेडिट लेने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। सोनिया गांधी ने पंचायती राज कानून का हवाला देते हुए महिला आरक्षण का श्रेय राजीव गांधी को दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। कोटा में कोटा की मांग महिला आरक्षण बिल का सबसे बड़ा पेच है। अब जातिगत जनगणना के नाम पर कांग्रेस भी अलग से ओबीसी महिलाओं के कोटा का समर्थन कर रही है। आरजेडी इसी बहाने बिल का विरोध कर रही है तो जेडीयू, बीएसपी जैसी पार्टियां आरक्षण में कोटा की बात करते हुए भी बिल को समर्थन देने को तैयार हैं। वहीं समाजवादी पार्टी एक कदम बढ़ते हुए एससी, एसटी, ओबीसी के अलावा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी अलग कोटे की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सर, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे। सभी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण के मामले में, यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण के मामले में मेरी इस अपील पर सरकार अमल नहीं करती है तो भी हमारी पार्टी इस बिल का इस खास बात को ध्यान में रखकर समर्थन करती है। 1996 से आज तक और देवेगौड़ा, अटल बिहारी और मनमोहन सिंह की सरकार तक 10 बार महिला आरक्षण बिल लाने और पास कराने के प्रयास हुए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम में पुराने के अलावा नए पेच भी हैं। कोटा में कोटा की मांग अब भी कायम है। आरक्षण लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन की शर्त भी लगा दी गई है। मतलब बिल पास हो भी गया तो 2024 में महिला आरक्षण का लागू होना संभव नहीं है। 2029 तक भी लागू हो जाए तो बड़ी बात होगी। सवाल ये है कि सरकार ने परिसीमन की शर्त क्यों रखी है? महिला आरक्षण को 2024 चुनाव से ही लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? अब हर दूसरी पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी होने का दावा करती है, तो फिर एससी, एसटी, ओबीसी के नाम पर विपक्ष क्यों अड़ंगा डालता है? आखिर महिलाओं को उनका हक देने में हिचकिचाहट क्यों है? 454 वोट बनाम 2 वोट से ये लोकसभा में बिल पास हो गया है और अब राज्यसभा में भी ये पास होगा। चूंकि संविधान संशोधन है इसलिए मत विभाजन जरूरी था। अब ये कानून
तो बन जाएगा, इसमें शक शुबह की गुंजाइश नहीं रह गई है। लेकिन इसके बनने से पहले दो प्रश्न मन में आए हमेशा, जिस पर चर्चा हो रही थी। एक प्रश्न हालांकि अब निराधार हो जाएगा कि कोटा के अंदर कोटा, ओबीसी, अब चूंकि कानून बन ही गया है तो फिर ये सब बहस के मुद्दे रह जाएंगे। और दूसरा प्रश्न है कि ये कब से लागू होगा। लेकिन जो कोटा विदिन कोटा वाली बात है वो बहुत ज़ोर शोर से उठाई गई कांग्रेस की, मतलब समूचा विपक्ष ही समझ लीजिए आप, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, कि कोटा विदिन कोटा होना चाहिए। यानी जो 33% आरक्षण दिया जा रहा है उसके अंदर ये जो वर्ग हैं इनकी महिलाओं को कोटा दिया जाए, उसके अंदर 33 के अंदर फिर ये बंटवारा किया जाए, जिसमें मांग रखी गई। लेकिन राजनीति और चुनावी राजनीति में दिल पे पत्थर रख के ये समर्थन करना पड़ा सोनिया जी को भी, सभी लोगों को, और मतदान किया। 454 बनाम 2 से लग रहा है कि सदन में मौजूद कोई 2 व्यक्ति थे जिन्होंने शायद नहीं दिया, बाकी सबने दिया। कि महिलाओं के लिए 75 साल बाद, 77 साल बाद अब जाके ये कानून बनने जा रहा है। इससे पहले बहुत प्रयास किए गए, सभी दलों ने अपने अपने हिसाब से प्रयास किए, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाए। अब क्यों नहीं हो पाए ये भी इस चर्चा में आएगा। कभी किसी ने बिल फाड़ दिया, कभी किसी ने कोटा के लगा के फंसा दिया, कभी राज्यसभा में गया तो लोकसभा में गिर गया। इस तरह के बहुत प्रयास हुए लेकिन हो नहीं पाए। जब आप एक विहंगम दृष्टि डालते हैं इस पूरे मसले पर, तो एक बात मैं पत्रकार होने के नाते कह सकता हूं कि आज से पहले मुझे नियत नहीं दिखती थी कि कोई महिलाओं के आरक्षण का बिल लाना चाहता था, कानून बनाना चाहता था। वरना अगर सबकी मंशा होती तो ये हो जाता, लेकिन नहीं था। अभी भी देखिए इसमें बहुत सारे मीन मेख निकाले गए कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन अब फाइनली चूंकि अंत भला तो सब भला भी ये कानून बनने जा रहा है। लेकिन कई सारे सवाल अब भी हैं चर्चा में, आगे भी रहेंगे, चुनाव है तो और ज़्यादा होंगे। और एक चीज़ इससे और मुझे साफ होती हुई दिख रही है कि इस बार 2024 के चुनाव में जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि इस कानून के पास होते समय इस बात को बहुत पुख्ता तरीके से रखा गया कि कास्ट सेंसस कराई जाए, जिससे कि आरक्षण के मसले को और आगे बढ़ाया जा सके। तो चुनावी मुद्दा एक वो डेफिनेटली होगा। इसी सब पे बातचीत करेंगे। और इस बिल से क्या वाकई जो मंशा है सरकार की या बाकी दलों की, सबका इंटेंट है कि महिलाओं को एम्पावरमेंट मिले, वो होगा कि नहीं होगा, ये इसमें आगे भी और दिक्कतें आ सकती हैं। इसी बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता निगत अब्बास जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता विंग कमांडर अनुपमा आचार्य जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जूही सिंह जी, और 2 वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी और शेखर अय्यर जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि फाइनली ये कानून बनने जा रहा है, तमाम चर्चाओं विचर्चाओं विवादों के बीच में, लेकिन अब ये कानून बन जाएगा। निखिल जी, मैं आपके पास आता हूँ, चूँकि पहले जूही जी से एक सवाल मेरे मन में है और फिर अनुमा जी के पास। जूही जी, बन रहा है कानून, अब तो बन ही जाएगा। कानून बनने में तो मुझे शक नहीं, जो कि जिस तरह की पावर में सरकार है बहुमत की, बना लेंगे वो। फिर भी आप लोगों ने ये मीन में एक निकाला बहुत कि कोटा विदिन कोटा होना चाहिए, ये अड़ंगे के पीछे की वजह? नीरज जी, अड़ंगा तो सरकार लगा रही है ना, जब परिसीमन और उसके बाद पहले जनगणना, फिर परिसीमन, फिर कोई समय सीमा नहीं, 26 में शुरू होगी जनगणना। हमारी तो ये शुरू से मांग थी, जब पहले भी महिला आरक्षण बिल आया था, कि जो समाज के हाशिए पे लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, उनका एक प्राविधान इस बिल में कोटे के तहत कोटे में किया जाए, जो आपने अभी उल्लेख किया कि इसी कारण से हम पहले भी अपनी बात कह रहे थे संसद में। महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ तो कोई भी नहीं था, और हमने 33% पंचायती राज में नेताजी ने उत्तर प्रदेश में लागू भी किया। अब सरकार ये बताए, सरकार बार बार पूछ रही थी कि समर्थन देंगे नहीं देंगे, महिला आरक्षण के कौन खिलाफ है। तो ये क्या एक महिलाओं
महिलाओं को अज्ञानी या मूढ़ समझ रखा है कि आप कोई भी बिल लाएं उसकी समय सीमा न दें, आप अपना पहले से कार्य न करें, तो इतिहास इस तरह नहीं लिखे जाते हैं। आप हमें बताइए कि कब वो पहला चुनाव होगा जब महिलाएं इस बिल के तहत चुनकर संसद और विधानसभा में जाएंगी। ये सरकार तो बहुत कुछ कर देती है, तुरंत कर देती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, समर्थन हमने किया और आपने कहा कानून बन जाएगा, लेकिन हमारी कोटा की बात और जातीय जनगणना, क्योंकि आरक्षण की बात है तो वो तो जनगणना करानी ही पड़ेगी ना। जो हमारी मांग है वो एक जायज मांग है, बाकी सरकार कैसे इसको तय करती है, कैसे करनी। जी आपके नेता तो और 2 कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने बोला अल्पसंख्यकों का भी इसमें आरक्षण करिए। संविधान भी नहीं अलाउ करता कि धार्मिक आधार पर नीरज जी क्या संविधान तो बहुत कुछ लिखा नहीं होता है, लेकिन संशोधन करके लाया जाता है। संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, ये भी एक संशोधन ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो जो संविधान लिखा गया था उसमें समय समय पर हमने प्रियम्बल में भी शब्द ऐड किए हैं। तो क्या ये सरकार पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए काम नहीं कर रही है? क्या उनको नहीं लगता है? प्रधानमंत्री तो बहुत बार खुलकर कहते हैं कि पासमंदा समाज को हमको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। तो शायद ये समय था कि सरकार भी इसको समझे कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। इसमें केवल समाजवादी पार्टी की क्यों मांगी, तो मांग या ये तो पूरा पहलू सरकार को खुद कंसिडर करना चाहिए था। जी नीरज जी। अनुमा जी